खरीफ महाअभियान 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया दरभंगा के आर्ट एंड गैलरी परीक्षागृह में। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया दीप जलाकर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन के द्वारा। वहीं आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर जब हमने दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन से बात किया तो उन्होंने कहा कि बिहार सरकार और भारत सरकार के जितने भी कृषि से संबंधित योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी लोगों को, किसान तबके के लोगों को दी जा रही है। और कृषि विभाग के विभिन्न पदाधिकारीगण सम्मिलित हुए हैं। बिहार सरकार और भारत सरकार की कृषि विभाग से संबंधित जितनी भी योजना है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। कृषि के उत्पाद बढ़ाने के लिए और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जितने भी कदम उठाए जाने हैं उसके लिए बेहतर कार्य योजना बना करके क्रियान्वयन किया जाना है। साथ में जागरूकता के लिए ये प्रयास है कि ये कार्यशाला जिला स्तर के बाद प्रखंड स्तर पर चौपालों के माध्यम से, कृषि चौपाल के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचे, किसान जागरूक हों और कृषि की सही प्रणाली को अपना करके उन्नत बीज को ला करके और जो मिट्टी की उर्वरा क्षमता है उसको बरकरार रखते हुए जो पोषक तत्व जिस फसल के लिए जिस मात्रा में आवश्यक है उसका समानुपातिक रूप से उपयोग करते हुए बेहतर से बेहतर खरीफ उत्पादन की दिशा में अग्रसर हो। दरभंगा जिले में उत्पादन इस प्रकार से बढ़े कि यहाँ की आवश्यकता के पूर्ति के बाद हम लोग विपणन, व्यापार, एक्सपोर्ट की दिशा में आगे बढ़े। इस संकल्प के साथ इस कार्यशाला की शुरुआत हुई। नई पीढ़ी को लेकर आपने कहा, चिंता जताया आपने नई पीढ़ी को, क्या हो रहा है? कृषि के क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं, चाहे प्रकृति से संबंधित हो या उसके फ्रेगमेंटेशन, जो भूमि की होल्डिंग है, जो भूमि का क्षेत्रफल है, उसकी कमी के बाद इस प्रकार का ट्रेंड देखने में आता है कि युवा पीढ़ी के लोग खेती से दूर हटना चाह रहे हैं। लेकिन खेती नहीं करने के बाद हम लोगों को खाद्य की जो सुरक्षा है और जो खाद्य के उत्पादन को बढ़ा करके दुनिया के वैश्विक बाजार में भारत के उत्पादों का जो हिस्सेदारी हम लोग करना चाह रहे हैं तो उसमें कठिनाई होगी। तो मैं युवा पीढ़ी के लोगों से इस बात के लिए आह्वान करना चाहता हूं, उन्हें बताना चाहता हूं कि वैज्ञानिक तरीकों को अपना करके वो खेती करें, खेती को लाभकारी तरीके से करें ताकि किसानों की आमदनी बढ़े और युवा पीढ़ी का आकर्षण बढ़े। हम लोग उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग है या फिर वेजिटेबल्स की फार्मिंग है, मखाना की फार्मिंग है, जो हमारे हॉर्टिकल्चर उत्पाद हैं उसकी फार्मिंग है, तो ये सारी चीज़ों को समेकित रूप से शामिल करते हुए खेती करेंगे। और एक मॉडल जिसमें खेती के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, उन सारी चीज़ों को समेकित रूप से अगर शामिल किया जाएगा तो निश्चित रूप से ये युवा पीढ़ी के लिए लाभदायक होगा और युवा पीढ़ी के लोग मीडिया एवं प्रेस से जुड़े हम बात कर रहे हैं खरीफ महाअभियान। और जब हम बात कृषि की करते हैं तो हमें ये बात सबसे पहले समझना होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है। इसको एक महाअभियान के रूप में आयोजित करने का और इसे सफल बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, इसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारे किसानों की आमदनी बढ़े, उनका लागत मूल्य कम हो और उनके जो उत्पादन है उसके माध्यम से उनकी आमदनी को आगे बढ़ाया जा सके। और दूसरा उद्देश्य है कि बढ़ती हुई आबादी की खाद्य जरूरतों को और उसके पोषण की आवश्यकता को हम लोग बेहतर तरीके से पूरा कर सकें। ये अभियान इस बात पे भी जोर डालता है कि हम लोग अपने कृषि उत्पादों को आवश्यकता से जब अधिक उत्पादन करेंगे तो हम उसका विपणन कर पाएंगे, उसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। और जब कोई देश, कोई राज्य अपने जरूरत से ज्यादा उत्पादन करता है, उस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करता है, तो उसकी तरक्की की गति, उसके विकास की गति और तेज हो जाती है। इस अभियान के माध्यम से आप लोगों को समझना होगा कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो योजना मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार की हो, बीज ग्राम की योजना हो या बीज से संबंधित अन्य कार्यक्रम, बीज पे मैं बार बार क्यों जोर डाल रहा हूं कि आप देखेंगे कि अच्छी गुणवत्ता का अगर बीज होगा जो आपके सॉइल के अनुरूप है, आपके क्लाइमेट के अनुरूप है, आपके क्षेत्र के और भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप है, तो उत्पादन बेहतर होगा। तो बीज का प्रतिस्थापन ये एक महत्वपूर्ण अवयव होता है उत्पादन बढ़ाने। बाकी फिर
जो न्यूट्रिएंट्स है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है उसको पूरा करना। अब जानते हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड की भी व्यवस्था है, ताकि किसानों को ये पता रहे कि हमारी मिट्टी में क्या उर्वरा क्षमता की कमी है, क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें कम है, उसकी कैसे पूर्ति की जा सकती है। कई बार जानकारी के अभाव में किसान और जो जानकारी के अभाव में कई बार लोग ये समझते हैं कि ज्यादा फर्टिलाइजर डालना ही उत्पादन बढ़ाने का एकमात्र उपाय है। मैं आप लोगों को इस बारे में जागरूक करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि फर्टिलाइजर भी उतना ही देना है जितनी आवश्यकता हो। उससे अधिक फर्टिलाइजर देने से मिट्टी की जो क्षमता है उसका भी नुकसान होता है और उत्पादन बढ़ता भी नहीं है और आपकी लागत में भी वृद्धि होगी। तो आप ये देखें कि आपका जितना भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है, जो आवश्यकता है, उसी अनुपात में, उसी हिसाब से उसमें आप लोग उर्वरक का प्रयोग करें, इस बात को ध्यान में रखें। मैं दो चीज और बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से छोटे छोटे खेत लोगों के, किसानों के हो रहे हैं, भाइयों के बीच बंटवारा हो रहा है, होल्डिंग का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, उससे कृषि में आपको खेती करने की जो सुविधा है उसमें कठिनाई उत्पन्न हो रही है। तो जरूरत इस बात की है कि हम लोग एक क्षेत्र में एक प्रकार का, जिसको वहां का क्लाइमेट सपोर्ट कर रहा है, हम उन फसलों की खेती करें। उससे क्या लाभ होगा कि हमारा जो व्यापार की स्थिति, हमारे उत्पादन की स्थिति, हम अपने प्रोडक्ट के अच्छे कीमत में बेचने के लिए बार्गेन कर सकते हैं। तो एफपीओ के माध्यम से सरकार का निर्देश भी है, हम लोग एफपीओ बना करके, ऑर्गेनाइजेशन बना करके उत्पादन करें, उससे हमारे प्रोडक्ट को अच्छी कीमत मिलेगी। साथ ही हमको दरभंगा के मामले में आप जानते हैं कि हॉर्टिकल्चर के उत्पाद पे भी हमें बल देने की आवश्यकता है, जैसे मखाना है, केला है, डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, इसका भी उत्पादन करने से हम लोग किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं और समेकित रूप से हमारे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, उससे हमको बल मिलेगा। दो तीन चीजें और हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिट्टी की उर्वरा क्षमता पे काम करने की जरूरत है। आप देखिएगा कि मिट्टी और बालू में ज्यादा का अंतर नहीं है। अगर हम बालू में माइक्रो ऑर्गेनिज्म विकसित कर देते हैं, उसका मिट्टी के अनुरूप बना देते हैं, उसमें कंपोस्ट डाल देते हैं, तो बालू भी मिट्टी बन जाता है। और अगर हम मिट्टी से उन चीजों को हटा लेते हैं, हमारी मिट्टी भी बालू हो जाती है। तो मिट्टी की उर्वरा क्षमता में दिनों दिन कमी आ रही है। इसके लिए हमें एक दीर्घकालीन योजना बनाने की जरूरत होगी। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि पहले के जमाने में जिस प्रकार से नदियों से बाढ़ के मौसम में, बारिश के मौसम में पानी इकट्ठा होता था और पानी का जो वर्षा जल का संचयन होता है या उसका उपयोग होता है, किसानों के खेत से बेहतर कोई तरीका नहीं है। अगर हम उस पानी को वहां एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो वो पानी कहीं ना कहीं बह करके नदियों के रास्ते से हमारे यहाँ से निकल जाएगा, रिचार्ज नहीं हो पाएगा और उससे हमारे यहाँ पानी की संकट शुरू होगी। अब पानी की कमी होगी तो उसका सीधा सीधा असर हमारे कृषि उत्पादन पर भी पड़ेगा। तो जरूरत इस बात की है कि हम लोग अपने यहाँ सॉइल कंजर्वेशन के साथ साथ वाटर कंजर्वेशन को भी समेकित रूप में हम लोग प्रयास करें। इससे हम लोग दीर्घकालीन अपनी उर्वरा क्षमता को आगे बढ़ा सकते हैं। आज आपको कई सारे आयामों के बारे में जानकारी दी जाएगी, विभाग की कई सारे स्कीम्स के बारे में बताया जाएगा, किस प्रकार से ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से हम लोग अपने उत्पाद की कीमत को कई गुना कर और उसके सर्टिफिकेशन की क्या प्रक्रिया है। जिस समय हम ऑर्गेनिक उत्पाद करके कोई भी प्रोडक्ट को लाते हैं तो आज का बाजार, आज का जो वैश्विक मार्केट, उसमें उसकी मांग बढ़ जाती है। एक धारणा है कि इसमें वो अब मैं आग्रह कर पुनः वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्यांशु शेखर सर को आदर और अभिनंदन करेंगे। दरभंगा सदर को कि वो हमारे जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार को पुष्प गुच्छ से बधाई करें।